समय के पन्नों में दफन ये फाइल कई राज छुपाए बैठी है। और आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने जा रहे हैं जो धूल में तो दबे हैं, लेकिन जिनकी स्याही आज भी हमारे समाज पर असर डाल रही है। हम बात करेंगे 1950s के दशक की, जब जाट आरक्षण के इतिहास की पहली और शायद सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो किसी सियासी भाषण की तरह नहीं है, नहीं, वो एक जासूसी कहानी की तरह खुलते हैं। एक कहानी कि कैसे संविधान में दिए गए एक हक को सत्ता के गलियारों में प्रभावी जाति या डोमिनेंट कास्ट का एक चोला पहनाकर दफना दिया गया। और ये कहानी सिर्फ एक समुदाय के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे सिस्टम के अंदर बैठे लोग शब्दों का जाल बुनकर हकीकत को पलट सकते हैं। आज की हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल यही है, कैसे एक संवैधानिक वादे को, एक राष्ट्रीय आयोग की 2 साल की जी तोड़ मेहनत को सिर्फ एक चिट्ठी ने पटरी से उतार दिया, और कैसे जमीन के टुकड़े को योग्यता के खिलाफ एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया जिसने एक पूरी पीढ़ी को अवसरों की दौड़ से ही बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। किसी भी हक की कहानी जाहिर है संविधान से शुरू होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ों के लिए जो सुरक्षा चक्र बनाया था, उसकी बुनियाद क्या थी? सोचिए, संविधान ने पिछड़े वर्गों के लिए 2 बड़े दरवाजे खोले, एक अच्छी शिक्षा का और दूसरा सरकारी नौकरी का। ये थे आर्टिकल 15(4) और 16(4). लेकिन इन दोनों दरवाजों पर एक ही ताला लगा था, और उस ताले की चाबी थी आर्टिकल 340। आर्टिकल 340? जी, इस आर्टिकल में साफ लिखा था कि राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे जो ये पता लगाएगा कि देश में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोग कौन हैं। बिना उस चाबी के, यानी बिना उस आयोग की पहचान के, वो दोनों दरवाजे सिर्फ देखने के लिए थे, खुल नहीं सकते थे। मतलब वकालत तो दे दिए गए, पर उन अधिकारों का फायदा किसे मिलेगा, ये तय करने की प्रक्रिया सबसे जरूरी थी। और दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब इस बात को लेकर बहुत बहुत चिंतित थे। वो जानते थे कि बिना सर्वे के जाटों और दूसरी खेतीहर जातियों को उनका हक नहीं मिलेगा। पर फिर हुआ क्या? सरकार ने ये आयोग बनाने में इतनी देर क्यों की? देर नहीं, ये जानबूझकर टाला जा रहा था। हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं वो दिखाते हैं कि इस आयोग को बनाने की फाइल को 1950 और 1951 के बीच, एक मिनट, यहाँ लिखा है, 14 बार टाला गया। 14 टाइम्स? 14 बार? हाँ। ये कोई मामूली ब्यूरोक्रेटिक डिले तो नहीं लगता, ये तो साफ साफ एक पैटर्न है, एक इरादा दिखता है। ये तो हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो क्या इसी वजह से अंबेडकर और नेहरू सरकार के बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे? हम सब सुनते हैं कि उन्होंने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दिया था, पर क्या ये भी एक बड़ी वजह थी? ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। ये उस धोखे के खिलाफ उनका आखिरी कदम था जिसे वो अपनी आंखों से होता देख रहे थे। 27 सितंबर 1951 को दिया गया उनका इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल का नतीजा नहीं था। वो देख रहे थे कि जिस संवैधानिक सुरक्षा की उन्होंने वकालत की, उसे लागू करने से सरकार कतरा रही है। उनका इस्तीफा उन किसानों, उन खेतीहर जातियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। वो देश को बता रहे थे कि जो वादा संविधान में किया गया है उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो अंबेडकर के इस्तीफे ने क्या वाकई कोई फर्क डाला? क्या सरकार पर दबाव बना? बिल्कुल, दबाव जबरदस्त था। अंबेडकर का कद इतना बड़ा था कि सरकार उनकी आवाज को अनसुना नहीं कर सकती थी। उसी के चलते सरकार को झुकना पड़ा, और आखिरकार 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। इस आयोग ने बहुत बड़ा काम किया, पूरे देश का दौरा किया, हजारों लोगों से मिले, आंकड़े जुटाए। और इन आंकड़ों से क्या निकल कर आया? जमीनी हकीकत क्या थी उस वक्त? नतीजे चौंकाने वाले थे। अच्छा। खासकर उन लोगों के लिए जो ये मानकर बैठे थे कि जिनके पास जमीन है वो पिछड़े हो ही नहीं सकते। आयोग ने साफ तौर पर पाया कि जाट, यादव, गुर्जर जैसी किसान जातियां शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। उनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम थी, और सरकारी नौकरियों में, खासकर क्लास 1 और 2 की नौकरियों में उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी। ये उनकी आंखों देखी हकीकत थी, जिसे आंकड़ों ने पहली बार देश के सामने रखा था। अच्छा, तो आंकड़ों ने साबित कर दिया कि ये समुदाय पिछड़े हैं। तो फिर आयोग की सिफारिशें क्या थी? जाहिर है वो भी इन आंकड़ों पर ही आधारित होंगी। सिफारिशें बहुत मजबूत थीं उस जमाने के हिसाब से, तो क्रांतिकारी कह सकते हैं। क्लास 1 नौकरियों में 25%, क्लास 2 में 33.33% और क्लास 3 और 4 में 40% आरक्षण की बात कही गई। लेकिन असली धमाका शिक्षा के क्षेत्र में था। वो क्या था? आयोग ने सिफारिश की कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे सभी तकनीकी और प्रोफेशनल संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 70% सीटें आरक्षित की जाएं। 70%? जी, 70%। ये सिफारिश इस गहरी समझ पर आधारित थी कि पिछड़ेपन की जड़ अशिक्षा है। जब तक आप उच्च शिक्षा के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक नौकरियों में बराबरी की बात करना बेमानी है। पहले काबिल बनाओ, फिर मौके दो, ये सोच थी। तो मतलब 2 साल की मेहनत, पूरे देश का दौरा, हजारों पन्नों के आंकड़े और इतनी मजबूत सिफारिशें, सब कुछ ट्रैक पर लगा था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी रिपोर्ट जो इतनी क्रांतिकारी लग रही है वो पटरी से उतर गई? यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई। रिपोर्ट के अंदर आंकड़ों के आधार पर जाटों समेत कई किसान जातियों को पिछड़ा माना गया था, लेकिन काका कालेलकर ने रिपोर्ट के साथ एक अलग से कवरिंग लेटर भी लगा दिया और उस चिट्ठी की एक लाइन ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। ऐसी क्या लाइन थी उस चिट्ठी में? उन्होंने लिखा, प्रभावी खेतीहर समुदाय जिनके पास जमीन है और जो शारीरिक रूप से मजबूत है, उन्हें पिछड़ा नहीं माना जा सकता। बस इस एक लाइन ने 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर एक कहानी गढ़ी गई। उन्होंने जमीन और मजबूत शरीर जैसे शब्द उछाले और पिछड़ेपन की असली संवैधानिक परिभाषा यानी शिक्षा और समाज में पिछड़ापन को पूरी तरह से किनारे लगा दिया। लेकिन एक मिनट, क्या कालेलकर की बात में कुछ भी सच्चाई नहीं थी? क्या जमीन का मालिक होना कोई मायने नहीं रखता, चाहे जमीन छोटी ही क्यों ना हो? आज भी तो इसे एक ताकत माने जाता है। यही तो वो सबसे बड़ा वैचारिक धोखा था जिसे गढ़ा गया, और यही हमें समझना है। दस्तावेज बताते हैं कि आयोग के सर्वे में ही ये बात सामने आई थी कि ज्यादातर किसान भारी कर्ज में डूबे थे। वो अपनी जमीन के मालिक कम और साहूकार के बंधुआ मजदूर ज्यादा थे। वो जमीन उनके लिए ताकत नहीं बल्कि उनके पैरों की वो बेड़ी थी जो उन्हें गांव छोड़कर शहर जाने से रोकती थी। कालेलकर ने इसी बेड़ी को मुकुट की तरह पेश कर दिया। मतलब जमीन की मिल्कियत को अमीरी और सामाजिक ताकत के बराबर बता दिया गया। एक किसान जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, जिस पर शायद कर्ज भी हो, उसे शहर में बैठे किसी अमीर व्यापारी की संपत्ति के बराबर तौल दिया गया। ये तो 2 अलग-अलग दुनियाओं की तुलना हो गई। बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक और दलील दी। उन्होंने लिखा कि जाति अपने आप में एक बीमारी है और आरक्षण देकर हम इस बीमारी को और बढ़ाएंगे। ये ऐसा था जैसे कोई डॉक्टर 2 साल तक मरीज की जांच करे, बीमारी का पता लगाए, दवाइयां लिखे और फिर रिपोर्ट देते हुए प्रिस्क्रिप्शन फाड़कर कह दे कि मुझे तो ये बीमारी ही पसंद नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि मरीज ठीक है। उन्होंने अपनी ही 2 साल की मेहनत और सर्वे के वैज्ञानिक नतीजों को अपनी निजी फिलॉसफी के नीचे दबा दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। तो क्या आयोग के बाकी सदस्यों ने इस पर कुछ नहीं कहा? क्या सबने कालेलकर की इस चिट्ठी को चुपचाप मान लिया? नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है, आयोग के अंदर एक बड़ा विद्रोह हुआ था। हाँ। आयोग के 11 सदस्यों में से 5 ने काका कालेलकर के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया, जिसे मिनट्स ऑफ डिसेंट कहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये आयोग के अंदर की फूट को सार्वजनिक कर रहा था। और इन 5 सदस्यों का क्या तर्क था? उनका तर्क साफ और संवैधानिक था। एसडीएस चौरसिया और 4 अन्य सदस्यों ने सीधे सीधे सवाल उठाया, अध्यक्ष की निजी राय सर्वे के वैज्ञानिक आंकड़ों को कैसे काट सकती है? अगर 2 साल के सर्वे में यह साबित हुआ है कि कोई समुदाय शिक्षा में पिछड़ा है, तो अध्यक्ष अपनी निजी फिलॉसफी के आधार पर उस सच्चाई को कैसे नकार सकता है? उन्होंने कालेलकर पर उच्च जातियों के दबाव में काम करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि ये पत्र असंवैधानिक है और आयोग के मैंडेट के ही खिलाफ है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। सरकार के पास एक रिपोर्ट थी जो आरक्षण की वकालत कर रही थी, एक विरोधाभासी चिट्ठी थी जो उसे नकार रही थी, और आयोग के अंदर की फूट के दस्तावेज थे। उनके लिए तो ये एक परफेक्ट बहाना बन गया होगा कुछ भी ना करने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सरकार को जो बहाना चाहिए था वो काका कालेलकर ने अपनी चिट्ठी में लिखकर दे दिया था। और यहीं पर 1951 की अंबेडकर की चेतावनी और 1961 की घटनाएं एक सीधी लाइन में जुड़ जाती हैं। अंबेडकर ने जिस धोखे की आशंका में इस्तीफा दिया था, वो 10 साल बाद हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। 1961 में क्या हुआ? 27 जून 1961 को प्रधानमंत्री नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक गुप्त चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का सार ये था कि आरक्षण को अगर जाति के आधार पर लागू किया गया तो इससे देश की एफिशिएंसी मतलब दक्षता और स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मेरिट और एफिशिएंसी की ये दलील वो आखिरी कील थी जिसने कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो पहले कालेलकर ने जमीन का जाल बिछाया और फिर नेहरू ने दक्षता की दलील देकर दरवाजा ही बंद कर दिया। बिल्कुल। सरकार ने कालेलकर के विरोधाभास को ढाल बनाया और नेहरू की दक्षता वाली चिट्ठी ने उसे वैचारिक आधार दे दिया। इसके साथ ही जाटों और अन्य किसान जातियों के लिए केंद्र में आरक्षण के रास्ते 1990 तक यानी मंडल आयोग के आने तक पूरी तरह से बंद हो गए। सोचिए, 35 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरी पीढ़ी है। एक पूरी पीढ़ी जो अवसरों की उस दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकी जिसके लिए संविधान ने वादा किया था। और इस पूरी कहानी की नींव 1955 की उस एक चिट्ठी और 1961 के उस एक सर्कुलर ने रखी थी। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? एक संवैधानिक वादा था, आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट थी जिसे उसी के अध्यक्ष ने एक विरोधाभासी चिट्ठी से कमजोर कर दिया, और आखिर में सरकार ने दक्षता का हवाला देकर उसे खारिज कर दिया। ये क्लासिक केस लगता है कि कैसे सिस्टम अपने ही बनाए नियमों को तोड़ मरोड़ कर किसी समुदाय को उसके हक से वंचित कर सकता है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे पिछड़ेपन की परिभाषा को जमीन की मिल्कियत जैसी भ्रामक चीज से जोड़कर तोड़ा मरोड़ा गया और शैक्षणिक व सामाजिक हकीकत को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। ये आज भी एक बहुत अहम सवाल उठाता है, हम योग्यता और वंचित होने को कैसे परिभाषित करते हैं?
और अगर उस वक्त जमीन का पैमाना इस्तेमाल हुआ था किसी को बाहर रखने के लिए, तो भविष्य में कौन से नए और भी चालाक पैमाने गढ़े जा सकते हैं किसी भी समुदाय को उनके हक से दूर रखने के लिए।